हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11th और 12th के लिए इतिहास का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप यहीं स्टॉप कर दीजिए और पहले जाकर के आप ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा वाला जो चैप्टर बना हुआ है उनको आप देखिए। यदि आप ये 12th में हैं और बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए हम लोग अपनी भाषा में इस चैप्टर को कंट्रोल करते हैं, इसको समझते हैं क्या कुछ है। तो दूसरा चैप्टर है आपका राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आइए समझते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। पहला तो चीज़ पढ़ना है कि जनपद का अर्थ, फिर पढ़ना है महाजनपद का परिचय, उसके बाद 16 महाजनपद का परिचय, फिर पढ़ना है मगध उत्कर्ष के कारण, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का परिचय, फिर मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत, फिर आपका है चैप्टर मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे, उससे आगे है कलिंग का युद्ध, फिर पढ़ना है अशोक का धम्म, उसके बाद मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य का परिचय, गुप्तों का प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तों के कृषि, व्यापार और नगर का परिचय, फिर इतिहास लेखन में अभिलेख का योगदान पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है अशोक की उपलब्धियाँ, मौर्य प्रशासन की विशेषता और फिर प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन, जनपद का अर्थ। जनपद क्या है? दोस्तों, आप बिल्कुल जो है देखिए, इतिहास कोई साइंस वगैरह नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं है कि आपको उनके परिभाषा को याद करना है। इतिहास में आप तभी अच्छा कर सकते हैं, तभी आप उनको बढ़िया से समझ सकते हैं जब इनके परिभाषा को आप समझिएगा। समझने से आपको जो है ना, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो पहला देखिए पॉइंट क्या है, जनपद का अर्थ। आपसे पूछ देगा कि जनपद किसे कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि वर्तमान में जो गांव है ना, जैसे हम लोग कहते हैं, कोई गांव का ही आप नाम ले लीजिए, आप किस गांव से बिलोंग्स कर रहे हैं, कोई ना कोई गांव आपका होगा, है ना। तो ये जो गांव होता था उसी की तरह उस समय में गांव नहीं हुआ करते थे, बल्कि उसी को उस समय में जनपद कहते थे। तो जनपद दो शब्दों के मेल से बना है, जन और पद से, जहाँ जन का अर्थ लोग और पद का अर्थ किसी स्थान से है। जन का मतलब लोग और पद का मतलब किसी स्थान से है। प्राचीन काल में जहाँ लोग निवास करते थे उसे जनपद के नाम से जाना जाता था। समझ गए आप लोग। अगला पॉइंट है महाजनपद का परिचय। समझते हैं दोस्तों, महाजनपद क्या था? तो जनपद का मतलब तो समझ गए आप लोग, गांव, और महाजनपद का तात्पर्य था उस समय के राज्य से। राज्य महाजनपद के बराबर होते थे। अनेकों जनपद के समूह को महाजनपद कहा जाता था। दोस्तों, अनेकों जनपद के समूह को क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद वर्तमान में राज्य के बराबर होता था। कुल 16 महाजनपद हुए, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ। महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलते हैं। महाजनपद की जो जानकारी थी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसकी जानकारी मिलती है, भगवती सूत्र। अब देखिए, इस पॉइंट को आपको याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछ देगा कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का। इसको याद कैसे रखिएगा, तो आपको याद होगा शायद
छठा सतमा क्लास में आप पढ़े होंगे, अंगुलीमाल नाम का डाकू। तो उसको शांत किसने किया? तो बोध यानी गौतम बुद्ध ने शांत किया। तो इससे आप याद करिएगा कि वो बौद्ध ग्रंथ यानी बुद्ध भगवान, और किसको शांत किए थे? तो अंगुलीमाल डाकू को। फिर देखिए जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है महाजनपद किसे कहते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल आसान है कि अनेकों जनपद के समूह को महाजनपद कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। आगे है दोस्तों कि देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए हम इसको फिर से लिख दिए हैं कि महाजनपद की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा आप। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल 16 महाजनपद हुए जो निम्नलिखित है। पहला जनपद था काशी। काशी की राजधानी दोस्तों बनारस या वाराणसी थी, ठीक है। यह वरुण और अस्सी नदी के संगम पर बसा हुआ विशाल नगर था। मगध के सम्राट अजातशत्रु ने इस पर अधिकार करके काशी को भी मगध में मिला लिया, ठीक है। काशी के बारे में आप समझ गए। अगला पॉइंट देखिए कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल राज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में विस्तृत था। बाद में अजातशत्रु ने इस पर भी अधिकार कर लिया और उसे अपने में ही मिला लिया। अगला है मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। इसकी पहली राजधानी गिरिव्रज यानी राजगीर या राजगीर, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ देंगे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, आपको बताना है वो कौन था, मगध, ठीक है। और मगध की राजधानी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, और बिहार बोर्ड के भी एग्ज़ाम के लिए पूछ देगा आपसे कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो गिरिव्रज थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अंग। तो अंग की राजधानी चंपा थी। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, आपको बताना है चंपा थी। यह राज्य बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिला तक फैला हुआ था, ठीक है। अगला है वज्जी या वृज्जी। गंगा नदी के उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल में वज्जी गणराज्य था। यह 8 गणों का संघ था जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली लिच्छवी था। वज्जी और लिच्छवी दोनों के राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है मल्ल। वज्जी के समान मल्ल भी एक गणतांत्रिक राज्य था। यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, एक की राजधानी कुशीनारा और दूसरी की राजधानी पावा थी, ठीक। अगला है गणराज्य। ये जो है ना महाजनपद, ये राज था उस समय में। उस समय में ऐसे बिहार उत्तर प्रदेश ऐसे राज नहीं था, पहले वो पूरा भारत महाजनपद में बटा हुआ था, ठीक है। अगला है मल्ल। वज्जी के समान मल्ल भी एक गणतांत्रिक राज्य था। यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, एक की राजधानी कुशीनारा और दूसरी की राजधानी पावा था। अगला है चेदी। यह राज्य यमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। यहाँ के विख्यात राजा शिशुपाल हुए। आपको याद होगा महाभारत के युद्ध में कि कृष्ण जी ने उसको चेतावना दिए कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ शिशुपाल, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और अंत में कृष्ण के हाथों, कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका गला काट दिया गया। शिशुपाल हुए जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। देखिए हम आपको स्टोरी भी थोड़ा बहुत सुनाए, वही था ये। 8वां गणराज्य हुआ, 8वां जो है महाजनपद हुआ वत्स। वत्स
राज्य यमुना नदी के किनारे फैला हुआ था। इसकी राजधानी कोसम यानी कौशाम्बी थी। यहाँ के शासक बुद्ध के समकालीन राजा उदयन था। दोस्तों याद रखना है आपको कि उदयन ने ही पटना नगर बसाया था। अब नमा क्वेश्चन देखिए, नमा है कुरु। यह राज्य दिल्ली मेरठ क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थे। महाभारत में कुरु और इसके राजधानी का वर्णन मिलता है। 10वां क्वेश्चन है पंचाल। पंचाल राज्य 2 भागों में विभक्त था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहित्र छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या है, कामपिल्य थी। ठीक है। 11वां देखिए गणराज्य है सूरसेन। यह राज्य यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन का मत्स्य आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अलवर जिले इस राज्य में सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है। 13वां है महाजनपद असमक। यह राज्य महाराष्ट्र के पैठान के निकट गोदावरी तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोतन थी, याद रखिएगा। अगला है अवंती। यह राज्य भारत के मध्य में स्थित था। यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। आपको याद होगा बाहुबली फिल्म, उसमें माहिष्मती राज्य का जो है जिक्र किया हुआ था। मध्य भारत का यह सबसे शक्तिशाली राज्य था। मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? माहिष्मती। ये राज्य था माहिष्मती। और यदि बात करें महाजनपद के बारे में तो 16 महाजनपदों में, और 16 महाजनपदों की बात करें तो उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध। अगला देखिए 15वां, हम लोग बस लास्ट की ही और आ गए हैं। अगला है गांधार। गांधार तक्षशिला के आसपास के क्षेत्र में बसा हुआ एक राज्य था। यहाँ शिक्षण संस्थान और व्यापार का बड़ा केंद्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दोस्तों ये तक्षशिला जो है ना वो काफ़ी विख्यात था। यहाँ से ही हमारे एक बहुत बड़े शिक्षक जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं वो यहीं पर शिक्षा दे रहे थे, है ना। यही है गांधार। अगला है सबसे अंतिम कंबोज। यह राज्य आधुनिक तजाकिस्तान में स्थित था। यानी वर्तमान समय में आप ताजिकिस्तान को देख लीजिए, वहाँ पर कौन राज्य था? कंबोज। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। तो आप देखिए 16 महाजनपदों के बारे में, और 16 महाजनपदों को आप समझे सीखे, किसका राजधानी कहाँ था, कौन कौन से क्षेत्र में अवस्थित था। इनको आपको एक बार केवल देख लेना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं उतना ज़्यादा। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, केवल आपको जनपद को याद कर लेना है दोस्तों, और महाजनपद को अच्छा से याद कर लेना है। और आपको ये भी याद रखना है कि कुछ राज्य के बारे में हम बताए थे, उसके राजधानी के बारे में, जैसे मगध का राजधानी कहाँ थी वो सारा चीज़ बताए। वो सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आता है। आगे देखिए 4था क्वेश्चन है मगध उत्कर्ष के कारण। 16 महाजनपदों में दोस्तों 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था, जिसके शक्तिशाली होने के कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित है। यानी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था, जिसके शक्तिशाली होने के कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या क्या था कारण मगध के शक्तिशाली होने का? तो पहला, मगध की भौगोलिक स्थिति। दूसरा है योग्य शासक। तीसरा है मगध की पुलिस व्यवस्था। और चौथा है मगध की आर्थिक संपन्नता। और दोस्तों कोई भी राज्य के शक्तिशाली होने का अभी के समय में भी ये
ये चार बात जिसके नगर में व्यवस्थित हो गया, अच्छा हो गया, वो राज शक्तिशाली जरूर होगा, है ना। अब देखिए अपना बिहार ही ले लीजिए, आप देखिए यहाँ भ्रष्टाचारी कितना ज़्यादा फैला हुआ है। यदि आप गरीब व्यक्ति हैं, बाय मिस्टेक आप कोई मान लीजिए मोटरसाइकिल ही चलाते हैं, उस पर देखिए आपका, यदि आप बड़े बड़े लोगों का देखिएगा चालान भी कटता है तो उसका चालान माफ़ हो जाता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यदि आप हैं तो आपको वो पकड़ लेगा और जब तक आप रुपया नहीं दीजिएगा तब तक वो छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि यूँ कहिए तो पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है ना, उसका दयनीय स्थिति, या कह दीजिए कि उसका शासन प्रशासन थोड़ा सा खराब चलता है। इसी के कारण ये अच्छा से नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट देखिए, मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति विकास के अनुकूल थी, अतः यही विकास के गति काफ़ी तेज़ी से बढ़ता रहा, जिसके कारण मगध एक शक्तिशाली राज्य बनने में कामयाब हो गया। यानी मगध का जो भौगोलिक स्थिति था, यहाँ उपज बारी काफ़ी अच्छा होते थे, जिसके कारण मगध शक्तिशाली बनने में कामयाब हो गया। योग्य शासक, मगध के अधिकांश शासक योग्य साबित हुआ, जिसमें अजातशत्रु, बिंबिसार प्रमुख थे। इसके नीति के द्वारा मगध एक शक्तिशाली राज्य बनने में कामयाब हो गया, है ना। योग्य शासक भी ज़रूरत है। अब आप देख लीजिए, बिहार में अभी तक जितने भी शासक आए वो सारे के सारे अयोग्य थे। किसी ने रोड बनाने का काम किया तो रोड को ही इतना अच्छा से चमका दिया और बाद बाकी चीज़ों से उसको कोई लेना देना नहीं है। अब विद्यार्थी दिन प्रतिदिन मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन करके ऐसे मान लीजिए इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं है कि बिहार में रोज़गार कैसे विकसित होगा, बिहार में फैक्ट्रियाँ सब कैसे लगेगा। ये सब के प्रति उसको जो है ना, केवल मैट्रिक, इंटर, बीए करवा रहा है केवल, और कोई सारा चीज़ है नहीं। अभी आप बीएड, डीएलएड का ही देख लीजिए, अदर स्टेट से आप कीजिएगा तो 40, 45, 50, 60 या 1 लाख तक में फाइनल हो जाता है। और अपना स्टेट में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, आप बीएड कीजिएगा तो एक तो गिना चुना कॉलेज है और इसका फ़ी भी इतना ज़्यादा है ना कि गरीब लोग सोच करके भी नहीं सोच पाते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास में है दोस्तों। तो उस समय में मगध जो शक्तिशाली बना तो योग्य शासक भी उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किए। अगला है मगध की पुलिस व्यवस्था। जहां मगध की पुलिस व्यवस्था अच्छी थी, वहीं मगध में लोहा की खान होने के कारण युद्ध के लिए काफ़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र बना लिया गया, अतः दूसरे सैनिक में इसमें समानता करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए मगध शक्तिशाली राज्य बन गया। और सबसे लास्ट है मगध के उत्कर्ष होने का, शक्तिशाली होने का राज, मगध की आर्थिक संपन्नता। मगध की भूमि जहां उपजाऊ थी वहीं यहाँ के उद्योग भी चल रहा था काफ़ी अच्छा। परिणाम स्वरूप मगध आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य था, जो उसे शक्तिशाली बनाया। इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, ये अच्छा से इसको आप देख लीजिएगा। और 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का परिचय क्या था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसके महान शासकों में अशोक का नाम उल्लेखनीय है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, इसका नाम उल्लेखनीय है। यह भारत में 321 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। कौन? सम्राट अशोक। अगला पॉइंट देखिए, मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का कई स्रोत है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है। कौन कौन, इनको समझिए। पहला है साहित्य, दूसरा है पुरातात्विक वस्तु, तीसरा है अभिलेख। जिसको पढ़ने से, जिसको देखने से
आप मौर्य साम्राज्य के बारे में समझ सकते हैं। पहला है साहित्य। मौर्य शासनकाल समय के अनेकों ग्रंथ तैयार हुए थे। मौर्य शासनकाल समय के अनेकों ग्रंथ तैयार हुए थे, जिसमें अर्थशास्त्र चाणक्य जो लिखे थे। चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों याद रखिएगा विष्णुगुप्त भी है। इंडिका मेगास्थनीज लिखे थे, महत्वपूर्ण है। इसमें उस समय का कई महत्वपूर्ण बातें अंकित हैं, जिसको पढ़कर मौर्य साम्राज्य के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला है पुरातात्विक वस्तु। इतिहासकारकों ने अनेक मौर्य काल के वस्तु को इकट्ठा किए हैं, जिससे मौर्य साम्राज्य के संबंध में अनेकों जानकारी मिलती है। तो ये सारे चीज़ों से आप मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। और सबसे लास्ट है अभिलेख। अशोक अपने शासनकाल में अनेकों इतिहास लिखवाया था, जिसका अवशेष इतिहासकारों को हाथ लगा। परिणाम स्वरूप उसका अध्ययन गहनतापूर्वक किया गया, जिसमें कई जानकारी निकलकर हमारे सामने आ रहा है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि अभिलेख भी मौर्यकालीन इतिहास को जानने का स्रोत है। इनको दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में ये पूछा जाएगा। और फिर हम एक बार अंतिम में कहना चाहते हैं, यदि आप वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं और यदि आप 11th या 12th में हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो मेरा कहाँ से आप देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अभी तक भी फेयर कॉपी नहीं बनाए हैं, तो आप फेयर कॉपी बना लीजिए। इसको अच्छा से 2 से 3 बार देखिए, इनको समझिए। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा कारक चीज़ होगा। जय हिंद। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए।